गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको पता है हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग ये पूरी सीरीज चला रहे हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के पूरे ईयर के करंट अफेयर्स और इसके एप्लीकेशन को लेकर। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। सबसे खास बात इस सीरीज की क्या है कि इसमें मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मेंस आंसर राइटिंग भी साथ में ही देखते चलेंगे। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते। हमारा आज का पहला टॉपिक है मैत्री सेतु। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नया ब्रिज बना है जिसको फ्रेंडशिप ब्रिज नाम दिया जा रहा है। ठीक बात है, दोस्ती का ब्रिज। आपको पता है मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप होता है, तो मैत्री ब्रिज। स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नए ब्रिज का उद्घाटन हुआ या नया ब्रिज हुआ, उसका नाम क्या है? तो आंसर इज मैत्री सेतु। ठीक बात है। दूसरा देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडियन मेन लैंड से बहुत छोटे कॉरिडोर से अटैच्ड है। ठीक, आपने देखा होगा ना, इस तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट छोटे से कॉरिडोर से अटैच्ड है। इसे बोलते हैं ना चिकन नेक। नीचे बांग्लादेश और म्यांमार होने की वजह से क्या है कि हमारे पास समुद्र का एक्सेस नॉर्थ ईस्ट के थ्रू नहीं है। मैत्री ब्रिज हमारे लिए इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये हमें समुद्र का एक्सेस देगा, ओशन का एक्सेस देगा, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस देगा। देखिए, is set to open by September, connecting the India's landlocked northeast to the Bay of Bengal, right? Although लेंथ वगैरह नहीं पूछी जाती है, बट उत्तर प्रदेश के बच्चे ध्यान दें, यूपी पीसीएस का एक एग्जाम होता है, इसमें आरओ एआरओ इस टाइप के एग्जाम होते हैं, तो कभी कभी इसमें कुछ ब्रिज वगैरह की लेंथ तक पूछ ली गई है। तो देखिए इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? 1.9 किलोमीटर लॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं आप। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? तो देखिए, सबरूम इन त्रिपुरा टू रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, ये त्रिपुरा से लेकर कहाँ तक है? रामगढ़ बांग्लादेश तक है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर बना है? देखिए आंसर फेनी रिवर। तो मैत्री सेतु कहाँ बना हुआ है? फेनी रिवर पे। और सबसे अच्छी बात है, फेनी रिवर एक बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में? इंडियन स्टेट त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पे एक ध्यान दें, आप वो सारी रिवर की एक लिस्ट तैयार कर लें। मैंने आपको बताया ना हम लोग असाइनमेंट्स के थ्रू करेंगे, यहाँ पे एक असाइनमेंट नोट कर लें। आप वो सारी रिवर्स के लिस्ट बनाएं जो इंडिया और किसी इसके नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है। मुझे यहाँ पे आप बताइएगा भी ऐसी कितनी नदियाँ आपको मिली। ठीक है, जैसे नाम क्लियर है, ये मैत्री सेतु से ही ये बाइलेटरल रिलेशन को प्रमोट करेगा। बाइलेटरल मतलब हमारे और बांग्लादेश के आपस के रिलेशन, यानी बाइलेटरल। तो देखिए, द नेम मैत्री सेतु सिग्निफाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बाइलेटरल रिलेशन एंड फ्रेंडली टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नॉर्मल कौन बना रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे NHIDCL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चूंकि आपको पता है कि हम लोग पीसीएस के लिए भी पढ़ाते हैं, जुडिशरी के लिए भी पढ़ाते हैं। यूपी पीसीएस की खास बात है कि यहाँ पे मेंस में एब्रीविएशन पूछे जाते हैं। लास्ट में बच्चे आते हैं एब्रीविएशन याद करने के लिए, बट वो कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही अभी एब्रीविएशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉल लीजिए NHIDCL। ठीक बात है। कुछ फैक्ट समझते हैं। अगर कोई रिवर चर्चा में आ जाती है, न्यूज में आ जाती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स इन द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है? साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। और सबरूम टाउन से पास होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। तो 116 किलोमीटर फास्ट फ्लोइंग रिवर है जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर बहती है, साउथ त्रिपुरा से शुरू होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल। समझने की बात यह है कि इंडिया में केवल त्रिपुरा और उसके बाद बांग्लादेश। ठीक बात है। तो ये दो जगहों पे बहती है, पूछा जा सकता है। रिवर के साथ साथ इसकी ट्राइब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुहरी, रैदाक, चंद्रखीरा, रियांग और कुशियारा रिवर, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरी हैं। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी रिवर्स हैं, हर चीज़ की ट्राइब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ही देख लिया जाए। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, समझिए।
जब कोई नया डैम, बैरेज, ये सब बनता है, इसके एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये एक नया ब्रिज बना है एसोसिएटेड विद डैम, तो इसका एडवांटेज सबसे अच्छा तो ये है कि ये कनेक्टिविटी दे रहा है, आसपास के एरिया में फ्लड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी हमें ध्यान देना होगा ना, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फेनी रिवर की खास बात रही है ना कि ये अपने कोर्स में लगातार ब्रॉड हो रही है, यानी अपने डाउन स्ट्रीम में लगातार ब्रॉड होती चली जा रही है। अगर कोई रिवर अपने डाउन स्ट्रीम में ब्रॉड हो रही है तो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके अगल बगल के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट चाहे नेचुरली किसी कारण से हो या गवर्नमेंट के किसी एक्शन से हो, ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा कॉज करता है। ऐसे समझिए, हाल फिलहाल में लखनऊ में हम लोग कुछ देख रहे हैं कि कई छोटी छोटी जगह हैं वो हटाई जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, अकबर नगर हटाया जा रहा है, अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इस तरह के बहुत सारे मकान तोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नदी है जो अपना कोर्स चेंज करती है, या इसका फ्लड जोन है। पहले फ्लड जोन नहीं था, अभी धीरे धीरे फ्लड जोन हमने मार्क किया और इसमें निर्माण को हटा रहे हैं। ठीक बात है, ये सब कुछ जायज बात है। लेकिन ये जो मेंटल ट्रॉमा कॉज हो रहा है सिटीजन पे, उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। देखिए, हम क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना है। इस ईआई में हमें ये भी देखना है कि हमारे सिटीजन्स को क्या क्या सावधानियां रखनी है और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। ठीक बात है, ये ईआई का मेन हिस्सा होगा। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट तो हमें देखना ही देखना है, एज वेल एज हमें वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी कंसीडर करना है। ठीक है, रेजिडेंट्स को भी कंसीडर करना है। समझिए, नदियों पे अगर हम बांध बनाते हैं, अगर कोई रिवर पे बांध बना रहे, तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये होता है कि हम बहुत सारे सेडिमेंट को स्टॉप कर देते हैं कि वो आगे डाउन स्ट्रीम में ना पहुंचे। और सेडिमेंट को स्टॉप करने का क्लियर मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल है वो कम हो जाती है। ठीक बात है। ऐसे आप समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जहां पे हम डैम बनाकर, बैराज बनाकर फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात को डिस्कस करिए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में इसमें पूछा जा सकता है। फेनी रिवर पर डैम बनाने का एक ये भी परिणाम होगा कि इस पे लगभग 80% फिश, जो नेटिव एरिया है, जो आसपास का एरिया, 80% लोग यहाँ पे फिशिंग का काम करते हैं, जो वाइडली अफेक्टेड होगा इससे। जहाँ हमारे और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट हो चुके हैं और मजबूत होंगे, वहाँ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक बात है, आगे देखिए। जैसे क्वेश्चन मैंने भी डिस्कस किया ना, ये आप लिखने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज बैरेज? Although we can control flood through the dam and barrage, but many aspect can disturb the ecology. बैराज क्या होता है? एक आर्टिफिशियल डैम जिसमें हम पानी को रोकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार रिलीज करते हैं या होल्ड करते हैं। ठीक बात है। अब इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझिए, डैम के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर फ्लो को अल्टर कर रहे हैं। रिवर का एक नेचुरल कोर्स है बहने का, और हम डैम बनाकर उस कोर्स को क्या कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। इस कोर्स को डिस्टर्ब करने का क्लियर मतलब क्या है कि हम उस एरिया के इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस एरिया के एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। ठीक बात है। नदी का एक पैटर्न है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, नदी अपने नेचुरली भी अपना पाथ चेंज करती है। ठीक बात है। मियांड्रिंग इफेक्ट बोलते हैं, या मियांड्रिंग एक पैटर्न होता है, जैसे नदियां नेचुरल रीजन से भी अपने पाथ को बदलती हैं। बट हम डैम बनाकर क्या कर रहे हैं, नदियों के फ्लो को अल्टर कर रहे हैं। ठीक बात है। सबसे बड़ा काम रिवर का ये भी है कि वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसपास के एरिया में डिपॉजिट होते जाते हैं। यही रीज़न है कि जो पूरा नॉर्थ है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, वो बहुत फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। एलुवियल्स का मतलब ही यही हुआ, नदियों द्वारा बहाकर लाया गया हुआ।
तो इन एलुवियल, ये जो गंगा यमुना और इनका मैदान है, इसके फर्टाइल होने के पीछे वजह ही यही है कि इन नदियों द्वारा बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आया जाता है। और जितने ज़्यादा हम डैम बनाते चलेंगे हम उतने सेडिमेंट ट्रैप करते चलेंगे। ठीक बात है। तो हमें एक रिलेशन भी बैठाने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझना होगा। कई लोगों को मैंने देखा सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे डैम बना के बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस कर दें, बट डैम के बहुत सारे इफेक्ट भी हैं, इफेक्ट भी हैं। एक और बात समझिएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? नदी में बहुत सारे जीव जंतु, फिश, मछली, पेड़ पौधे, अलग अलग टाइप के एल्गीज, ये सब है। और जब हम उनको रोक दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे समझिए, क्या अगर हम डैम बनाकर रोक देंगे तो ये फिश के पाथ में, मछलियों के रास्ते में इशू होंगे आने जाने में? बिल्कुल होंगे। इससे इनका ब्रीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। अगर इनका ब्रीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, यानी ये आगे अपने प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे उस हद तक, तो क्या ये आसपास की ऐसे लोग जो अपने लाइवलीहुड के लिए फिशिंग पे डिपेंडेंट है उनको असर करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक बात है। तो देखिए, फिश माइग्रेशन, ये जो बैरियर्स हैं, ये जो ब्रिज हैं, ये बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं, फिश माइग्रेशन को रोकते हैं। ठीक बात है। और इनके ब्रीडिंग पैटर्न को रिड्यूस करते हैं, और इनके नंबर में भी ओवरऑल क्या होगा? रिड्यूस होगा। दो चीज़ें पढ़िएगा, देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। हमने डैम और ब्रिज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फिश लैडर्स और बाईपासस, इस तरह की कुछ चीज़ों का यूज़ भी किया है, कुछ उपयोग भी किया है। ऑल तो बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दूसरा असाइनमेंट नोट करिएगा, फिश लैडर क्या होते हैं और बाईपास क्या होता है। ठीक बात है। तीसरा समझिए, डैम का एक असर और होता है कि यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है, रिवर की वाटर क्वालिटी है, वो लगातार क्या होती है? डिक्लाइन होती है। अब इसको समझिए क्यों डिक्लाइन होती है। जब पानी एक जगह होल्ड है, ठीक बात है, पानी एक जगह इकट्ठा हो रखा है, तो यहाँ जो सनलाइट पड़ती है तो धीरे 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 ये पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो रही है? इससे आउट हो रही है, बॉन्ड से आउट हो रही है। तो पानी में टेम्परेचर बढ़ने से स्टैग्नेंट वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी हार्मफुल एल्गी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी बेसिक्स क्लासेस में, दिखेगा यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन सेम प्रोसेस है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी इकट्ठा है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा कि यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो जानवर हैं वो क्या होने लगेंगे? डिकम्पोज होने लगेंगे। एक बात और समझिए, जैसे ही हम डैम बना रहे हैं तो हम उस सारे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम है, या जो जैसे कोई हैबिटाट है, आदमियों द्वारा बसाया गया एरिया, इसको। और ये पूरा होगा, जैसे अगर हम डैम बनाएंगे तो हम आसपास के एरिया को खाली कराएंगे तो ह्यूमन के डिस्प्लेसमेंट होंगे, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट होगा, फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट डिस्टर्ब होगा। तो हैबिटाट लॉस डैम के क्रिएशन से एसोसिएटेड है। ठीक बात है। एक और पॉइंट समझिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। पानी ज्यादा हुआ, हम लोगों ने डैम में पानी रोक लिया, आसपास के एरिया में रिवर बह रही है, लेकिन उसका जो पानी है वो और जगहों पे इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। ठीक बात है। जो फ्लड होगा तो बाहर निकलेगा पानी, तो वो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अंडर वाटर टेबल में ये पानी नहीं पहुँच रहा है, जिससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो धीरे धीरे क्या होगी? डिक्लाइन होगी। तो याद रखिए, डैम की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अल्टरेशन देखे गए हैं, और पोटेंशियली डिक्रीज देखा गया है कि डैम के आसपास के एरियो में अंडरग्राउंड वाटर में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो टेबल है वो क्या होता है? धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। राइट। सोशल इम्पैक्ट हमने देख लिया। आप रह रहे हो 50 सालों से, अचानक से आपसे कह दिया जाए कि अब यहाँ से जाना है, यहाँ बांध बनने वाला है, तो जो मेंटल ट्रॉमा है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक बात है। तो एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। राइट। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। आपसे पूछा जा सकता है ना कि डैम के क्या एडवांटेज हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिस्कस करो डैम्स का। ठीक बात है। इस पूरे से आप एक आंसर लिखिएगा। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है,
और आंसर लिख के आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आंसर का कि सही है कि गलत। ठीक पता। आंसर राइटिंग के लिए मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रखें। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर के 3 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मेन बॉडी, एंड नंबर 3 कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या? इंट्रोडक्शन का मतलब क्वेश्चन का इंट्रो, जो प्रश्न में पूछा गया है, जो उत्तर आप देने जा रहे हैं उसको कवर कर लिया जाए। ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा कि चलो आओ बैठ के डिस्कस करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। आप हमसे अगला प्रश्न पूछेंगे क्या डिस्कस करते हैं। ठीक बात है। तो ये जो क्या डिस्कस करते हैं यही इंट्रो है। तो आंसर में आप क्या लिखने वाले हैं इसी का कुछ प्रतिशत ऊपर लिखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रो। मेन बॉडी में हम हर उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। कंक्लूजन क्या होती है? वो मेन बॉडी की समरी होती है। ठीक बात है। यहाँ कुछ नए आइडिया भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर इसी में होता है कि हम क्या करें, मेन बॉडी की समरी करें। बहुत सारे बच्चे वर्ड लिमिट को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए इसका एक जनरल रूल है, अगर कोई आंसर 200 वर्ड्स का है, 200 शब्दों का आंसर है, तो 20% इंट्रो का पार्ट होता है यानी 40 शब्द 40 वर्ड्स, 20% कंक्लूजन होता है अगेन 40 वर्ड्स, और 60% मेन बॉडी होती है यानी 120 वर्ड्स। इस तरह से आंसर लिखा जाता है। कोशिश करें जब भी आंसर लिखें, आपने कई टॉपर्स की कॉपी देखी होगी, उसमें बहुत सारी हेडिंग्स होनी चाहिए। कोशिश करें 2 पेन यूज करें, नहीं कर सकते हैं हाइलाइटर यूज करें, इनके अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक बात है। तो आंसर लिख के आप हमें भेज भी सकते हैं, मैं आपको रिटर्न में चेक करके बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। रिसेंटली नीति आयोग ने एक पैनल गठित किया है जिसका ऑब्जेक्टिव है नेट जीरो गोल। ठीक बात है, कि किसी तरह से नेट जीरो बनाना है। नेट जीरो क्या चीज है देखिए, net zero refers to achieving an overall balance between carbon emission produced and carbon taken out of the atmosphere। हमने कितना कार्बन पैदा किया है और एटमॉस्फेयर से कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर ये बराबर हो जाए, ऐसे समझिए कितना कार्बन इमिशन है, ठीक बात है, और कितना कार्बन हमने आउट किया है, अगर ये बराबर आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, तो यही कंडीशन क्या है, नेट जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन पैदा ही करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि हम कार्बन पैदा कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, एज वेल एज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं। यानी हम जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना कार्बन हम एटमॉस्फेयर से साफ भी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर होगा हम बोलें कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक बात है, कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है विच डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो। हमें इमिशन जीरो नहीं करना है, हमें जितना कार्बन हमने इमिट किया है उतना ही कार्बन हमें क्या करना है, एटमॉस्फेयर से आउट करना है। राइट, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि ये कार्बन बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या करना है, हमें कार्बन इमिशन को न्यूट्रल करना है। ठीक बात है। अब कैसे आउट करना है, तो इसका सबसे अच्छे एग्जांपल हमें कार्बन सिंक्स क्रिएट करने हैं। जैसे फॉरेस्ट, एक नेचुरल फॉरेस्ट क्या, जंगलों में पौधे हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा ना, पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और इसमें वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो यही तो एब्जॉर्ब करना हुआ। तो हमें कार्बन सिंक्स बढ़ाने, जैसे फॉरेस्ट। इसी तरह से आप देखिए लेक भी कार्बन सिंक का काम करती हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी कार्बन सिंक का काम करेंगे, ओशियन भी कार्बन सिंक का काम करेंगे। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें कार्बन के इमिशन को तो जो है उसे देखना ही है, एज वेल एज उसके एब्जॉर्प्शन पे भी फोकस करना है। ठीक बात है। अब एक पॉइंट समझना होगा कि कितने फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। जितनी तेज हम इमिशन कर रहे हैं उतनी तेज हम फॉरेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको बनने में समय लगेगा। ठीक बात है।
तो सबको मिलकर टेक्नोलॉजी पे भी काम करना होगा, बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी से। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें हम लोग ने सारी टेक्नोलॉजी डिस्कस की हुई कि कैसे कैसे हम कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, आप इसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में 70 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि 2050 तक वो अपने आप को नेट जीरो कर देंगे अगेन, ठीक है। इंडिया ने भी डिक्लेयर किया है कि वो नेट जीरो टारगेट कर देंगे बाय 2070। 2070 तक हमारा भी कार्बन इमिशन उतना होगा जितना हम कार्बन एटमॉस्फेयर से आउट कर रहे होंगे, ठीक बात है। इसके लिए हम अलग अलग स्कीम्स भी चला रहे हैं, हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे आगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते चलते हैं। देखिए ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैक्ट कट समझिए। हमने कब तक करने को जीरो बोला है, बाय 2070। कहाँ पे बोला था, तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, और ये समिट कहाँ हुई थी, ग्लासगो में, क्लियर। हमने 5 पंचामृत दिए, पंचामृत दिया कि हम अपने क्लाइमेट एक्शन टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, राइट। हम 2070 तक अपने गोल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसके लिए हमने कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं। 2030 के लिए टारगेट फिक्स किए हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि हम कौन कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अचीव कर चुके हैं और किस लेवल पर हैं। तो जब भी हम टारगेट देखें तो हम करंट के लेवल को जरूर पढ़ लें कि आज पर्टिकुलर इस समय में हमने अपने टारगेट को कहाँ तक अचीव कर लिया। कोई चमत्कार तो होना नहीं है कि आज कोई टारगेट अचीव नहीं कल हो जाएगा। यहाँ पे भी एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखिए। पहला टारगेट हमारा क्या है कि 500 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनानी है 2030 तक, ठीक बात है। कितनी, 500 गीगावाट। नॉन फॉसिल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब से हमें कितना प्रोड्यूस करना है, 500 गीगावाट पैदा करना है, ठीक बात है। और आज की डेट में हम अराउंड 175 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक बात है। तो आने वाले 6 सालों में हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं, इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा पॉलिसी एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सरकार अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या काम कर रही है और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसमें मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, देखिए आगे। देखिए एज ऑफ 2024 रिन्यूएबल कंट्रीब्यूट 25% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। पहला पंचामृत क्या है कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, 500 गीगावाट। दूसरा, हमारे जितने भी कंजम्पशंस हैं, जितना भी हमारा यूजेस है, उसका 50% हम रिन्यूएबल से कर लेंगे बाय 2030, और आज की डेट में 25% हम कर रहे हैं। 6 सालों में 75% कैपेसिटी अपनी और इंक्रीज करनी है। तो 2 टारगेट हो गए। तीसरा देखिए, किसी भी तरह से 2030 तक हमें 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ऑल्दो बहुत सारी कोशिश है हमारी कि ये सक्सेसफुल हो। चौथा टारगेट देखिए, कार्बन इंटेंसिटी, जिस गति से कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, इंटेंसिटी, उसे हमें 45% कम कर देना है 2030 बाय ओवर द लेवल ऑफ 2005। इसको समझिए जरा सा, हम 2005 में कितना कार्बन प्रोड्यूस करते थे, हमारा कार्बन इमिशन क्या था, इसको रिड्यूस करना है, ठीक बात है। और कितना रिड्यूस करना है कि 2005 के लेवल से 45% कम कर देना है 2030 में। प्रोडक्शन नहीं कम करना है, कार्बन इमिशन के लेवल को रिड्यूस करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होना है, इन सब चीज़ों को करना है, ठीक बात है। आज की डेट में देखिए एज ऑफ 2024 अभी तक हम 30% फ्रॉम 2005 लेवल का कम कर पाए, यानी 2005 लेवल पर हमारी कार्बन इंटेंसिटी जो थी उसको हम लोग ने कितना रिड्यूस कर लिया है, 30% रिड्यूस कर लिया है। तो ये टारगेट तो लग रहा है कि हम अचीव कर लेंगे। कितना बाकी है, केवल 15% और बाकी है, ठीक बात है। एंड लास्ट, हर हालत में नेट जीरो इमिशन टारगेट अचीव करना है, कब तक, बाई 2070, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखिएगा अगेन। इंडिया की क्या प्रोग्रेस है टुवर्ड्स इट्स एनर्जी एंड एनवायरमेंटल टारगेट सेट फॉर 2030। वो जो पंचामृत हमने सेट किया हुआ है उसमें हमने कितनी अचीवमेंट करी है, इसको बताइए।
ऊपर मैंने बताया ना कि कहीं पे हमने 175 गीगावाट प्रोड्यूस किया है, कहीं 30% हम कवर कर चुके थे, इसी तरह से इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ, इसके लिए हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं, या पॉलिसी रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सब एक साथ पूछ लिया जाएगा आपसे, हो सकता हो कि कोई दो चीज़ें पूछे इसमें कि डिस्कस द फाइनेंशियल एंड पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस। तो इस तरह से आप पढ़िए कि अगर कोई टारगेट है जो आपको कवर करना है, ठीक बात है, आपको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कवर करना है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है आज की डेट में, कितना अचीव कर पाई है, और उसके सामने ऑब्स्टिकल क्या है। ठीक बात है, आगे देखिए हमने कुछ ऑब्स्टिकल लिखे हुए हैं, एक छोटा सा देखिए, एज ऑफ 2024 अभी हमारे पास कितना रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट है, पीछे डिस्कस किया, और हमें कितनी पैदा करनी है 2030 तक 500 गीगावाट। एक ब्रेकअप पढ़ लीजिएगा, सोलर एनर्जी से आज की डेट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 65 गीगावाट, विंड पावर से 40 गीगावाट, बायो पावर 10 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर 5 गीगावाट, और न्यूक्लियर एनर्जी देखिए कितना है 7 गीगावाट। ठीक बात है, ये तो आज का है। 2030 तक हमें करने के लिए हमारे पास क्या चैलेंज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें इस क्लीन टेक्नोलॉजी को लाना है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फंड की। ठीक बात है, एक सेपरेट टॉपिक में मैं डिस्कस भी करूंगा क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि हम अपने क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए हम फंड कहाँ से लाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी है, फंड की। फंड लाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, फंड लाने के लिए देश के अंदर से भी बोरोइंग हो सकती है, इंटरनल बोरोइंग। ठीक बात है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में समझिएगा इंटरनल बोरोइंग क्या होती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल बोरोइंग पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। और तीसरा हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, जैसे यूएसए, कनाडा, ठीक बात है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हम कुछ कोलैबोरेशन या लॉन्ग टर्म क्लीन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिससे हम अपने फंड को अरेंज कर सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फंड के बाद जो काम करने की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी वाले सारे जो सोर्सेज है वो महंगे हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, बट वो सब्सिडी एक लेवल के बाद यूजफुल नहीं है। करप्शन, पॉलिसी रिलेटेड इशू, लैंड एक्विजिशन, ये सब चैलेंजेस हैं जो सरकार को इस टारगेट को अचीव करने में फेस करना ही होगा। क्लियर? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, हमें अपनी कॉस्ट रिडक्शन करनी है, ये सब पॉइंट आप इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ विशेष पढ़ने को नहीं है आपको। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको कवर करेंगे। देखिए, इवेल्युएट द प्रोग्रेस India has made towards its energy and environmental targets set for 2030. Discuss these challenges, these obstacles towards these goals, right? दो क्वेश्चन लिखने हैं आपको। एक मैंने आपको दिया कि आपको पढ़ना है फिश लैडरिंग क्या होती है, बाईपासिंग क्या होती है। ठीक बात है, इसको पढ़ लीजिएगा। और दो असाइनमेंट और हैं, आप मुझे बताइएगा पढ़कर फटाफट। कार्बन सिंक के बारे में देखिए, कार्बन सिंक क्या है। कार्बन सिंक का मतलब ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कार्बन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसी कोई भी चीज सिंक कहलाएगी जो कार्बन सिंक कहलाएगी जो एनवायरनमेंट के कार्बन को साफ करे। बेस्ट एग्जांपल फॉरेस्ट से समझिए, मैंने बता दिया CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो हमारे लिए सिंक का काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एफर्ट करी, ये लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे। आगे देखिए, इसमें दो छोटे छोटे होमवर्क हैं आपके लिए। देखिए असाइनमेंट है, पहला INDC पढ़िए कि किस कंट्री ने, INDC क्या है कि हमने खुद से क्या कमिटमेंट किया है कि हम कब तक इसको हटाएंगे। दूसरा कार्बन सिंक को जरूर पढ़िए, राइट। इसी सीरीज में दूसरा वीडियो आगे अगला वाले वीडियोस में डाल देंगे आपको। रीजन छोटे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि आप उसको पूरा ध्यान से देख पाएं, कोई इशू हो आप इसे आगे हमसे डिस्कस कर सकते हैं।